नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने बहुत कुछ सीख लिया अब तक क्लास में हमने ये सब जाना कि रेशियो क्या होता है। अब आपको धीरे धीरे करके छोटी छोटी सारी नॉलेज अगर आप अपने कॉपी में अगर सबमिट कर लिखे होंगे, उसको हर एक पॉइंट को नोट किए होंगे, तो हमें लगता है कि आप बहुत कुछ चीज़ें नई कंसेप्ट आप सीख चुके होंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने आपको बताया था कि ये ऑलराउंडर कंसेप्ट है, ये हर टॉपिक में लगता है, हर टाइप का। जहाँ पे आपका वन इज कॉन्स्टेंट वाला रूल काम करेगा, वहाँ ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। डिफरेंस वाला में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। और जो सवाल हमारा सम इज कॉन्स्टेंट पर बनता है, वो भी हमारा सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर भी बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था क्या? नाम से ही स्पष्ट है, तिरछा तिरछे गुना किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सीधा फंडा ये है कि किसी भी दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, उसमें हम कुछ अलग अलग टाइप का नंबर जोड़ दें या अलग अलग नंबर घटा दें, या एक नंबर में जोड़ दें या एक नंबर में घटा दें, तो एक नया रेशियो बनता है जिसको हम लोग फाइनल रेशियो बोलते हैं। तो जो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हमसे पूछता है कि बताइए शुरुआती संख्या क्या था, उसके बाद क्या हो गया। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं। जैसे कि तो इस सवाल को देख के आपको क्या समझ में आता है? क्या ऐसा सवाल नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हम इसलिए तो बोलते हैं हम आखिर आपको सवाल क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम सवाल बताते ही नहीं, हम कंसेप्ट बताते हैं। आप कंसेप्ट समझिए और इन सारे कंसेप्ट को देखिए लाइन बाय लाइन। अगर आप एक कॉपी में लिखेंगे कि इस कंसेप्ट में क्या था, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, वन इंच कांस्टेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड एक कोई एग्जांपल, ऐसे आप अगर कॉपी में कुछ एक एक लाइन हर कंसेप्ट के बारे में लिखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एकदम लगने लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं, मेरे अंदर कुछ एनर्जी आएगा। आपको लगेगा कि नहीं अब हम कुछ सीखे हैं। सवालों के हिसाब से सवाल आएगा, उस पर तो सारा चीज़ यही सब डाटा तो यही रहेगा, लेकिन रूल हमारा ये सब है। रूल जरूर कॉपी में लिखा करें, ऐसे नहीं मिलता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, है ना। कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सिर्फ सोच लेने से तमन्नाओं के जरिए मन में दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं मिलता। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ दूर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जानते नहीं बात? यानी कि अगर हमें सफलता पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ कीजिए तभी कुछ आपको भी लगेगा, आप उसको समय देंगे तभी वो आपका अपना हो पाएगा। जिसको आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे कैसे हो पाएगा? तो आपका काम क्या था? हर एक कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन अपने शब्द में, अपने लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करते ना, तो आपको आज लगता कि नहीं हम कुछ नया चीज़ सीखे हैं, हमें रेशियो के बारे में कुछ कंसेप्ट हासिल हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का। पढ़ाई का सही मूल अर्थ होता है लिखना। हर चीज़ को अगर आप लिखने का आदत डाल देंगे ना, तो एक दिन नहीं आपको लगने लगेगा कि नहीं हम वाकई में कुछ जानते हैं। पढ़ाई उसी को कहा जाता है कि आप किसी को पढ़ा सकें। अगर आपको अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं है, आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको किसी और के सामने डिलीवर नहीं कर सकते, तो सही मायने में आप पढ़ते नहीं हैं। फिर आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा मानना है। फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है कि हम पढ़कर हम ही नहीं समझ पा रहे, दूसरे को समझाने की दूर की बात है। तो पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आप किसी और के सामने उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एज ए टीचर के रूप में उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। अब ये तभी आ पाएगा जब आप हर एक छोटी छोटी पॉइंट को तवज्जो देखना सीख जाएंगे, यानी कि उसको नोट डाउन करना सीख जाएंगे, उसको कॉपी में लिखना सीख जाएंगे ना। उस दिन आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप खुद तो अपने आप को पढ़ा ही सकते हैं, दूसरे वाले को भी बता सकते हैं कि हाँ इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो जब भी आप पढ़िए तो अपने आप से बात करिए, पूछिए क्या आप इस चीज़ को किसी और के सामने डिलीवर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सही मायने में आप पढ़ लिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आज न कल। ये बात याद रखिए। आखिर एक ही स्टूडेंट को 4 साल 5 साल 10 साल क्यों पढ़ना पड़ता है, फिर भी नौकरी नहीं होता? क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ ही नहीं पाता कि किसी और को डिलीवर कर सके। जब भी आप पढ़ाई करके उठते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या हम जो कुछ अभी पढ़े हैं उसको हम किसी और को दे सकते हैं? इस चीज़ को क्या अगर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल सही है, फिर आपको लाइफ में कभी वो चीज़ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पढ़ कर उठे हैं, खुद आपको ही नहीं पता चल रहा है, तो यकीन मानिए कि फिर आपको उस चीज़ को पढ़ना है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर उसी चीज़ के लिए टाइम देना है। तो ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब? और वो चीज़ तभी आ पाएगा जब आप लिखने का आदत डालेंगे। पढ़ाई पेन चलाने का नाम है। अगर आप पेन चलाते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाई उसी को कहते हैं। कॉपी कलम ले के सामने आँख चलाने को पढ़ाई नहीं कहते, उसको तो स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर नहीं बनना है आपको लिखना, राइटर बनना है। लिखना सीखिए, लिखना।
हर चीज़ को लिखिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कुछ भी हो, हर चीज़ को लिखने का आदत डालिएगा ना आप, एक दिन आप सही मायने में स्टूडेंट बनिएगा। और नौकरी तो आपको 6 महीना 8 महीना के अंदर लगेगा कि नहीं नॉलेज गेन कर रहे हैं। स्कैनर नहीं, आँखों से नहीं, हाथों से पढ़ना सीखिए। ठीक है, आइए इसे खूबसूरत सब इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए। और बाकी आप लोग तो सब ज्ञानी ही हैं, हमको ज्ञान देने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, सब लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन करते नहीं। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे इस टाइप का। अब इस सवाल को देख के क्या क्या लगता है, ए और बी का आय 3:5 में है। अगर ए कुछ खर्च करता है, बी कुछ खर्च करता है, उनका खर्चों का जो अनुपात है 1:5 है, वो अगर 100 रुपया और वो दूसरा भी 100 रुपये बचाता है, तो बताइए ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है। ये सवाल आ सकता है। यहाँ यही सवाल को बदल देगा कि एक नंबर ए है, दूसरी नंबर बी है, ये कुछ थे हमें नहीं पता, इस नंबर से भी 100 रुपये माइनस किया, इसमें से 100 रुपये माइनस किया, तब वो नंबर दिखने लगा 1:5। तो बताइए वो संख्या क्या है, पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या। तो एक तो पहली बात कि इसका क्या क्या तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका तो एक बेसिक सा तरीका आपको बताया था कि x मान के बना सकते हैं। पहला ए का इनकम को x मानेंगे तो 3x होगा, ये 5x होगा। अगर हम इनकम से सेविंग को अगर माइनस कर देते हैं, इनकम में से जितना आप कमाते हैं उसमें से अगर आप जितना बचाए हुए हैं उसको अगर माइनस कर देते हैं, तो जितना आपने खर्च किया वो तो आएगा ना। तो आप यहाँ से कर सकते थे कि 3x और ये कितना है बचाता है, तो 100 रुपये बचाया हुआ पैसा अगर माइनस कर देते हैं और इसका 5x माइनस 100 कर देते हैं, तो ये जो पैसा बच गया है वो एक्सपेंडिचर का बच गया है 1:5 का। एक तो ये तरीका हो गया। आप यहाँ से क्रॉस करके गुना भागा करके आप x का वैल्यू ले आइए, और x गुना होगा 3 में तो a का इनकम, x का गुना होगा b से तो क्या होगा, b का इनकम आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि इसी रेशियो से इसमें से आपने 100 रुपये माइनस किया और इसमें से भी आपने 100 रुपया माइनस किया है, तब जाके ये और ये आया है, ये रेशियो आया। तो देखिए, तो हम आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक राशि में इक्वल अमाउंट घटा दिया जाता है या इक्वल अमाउंट जोड़ दिया जाता है, तो उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलता है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस जो कुछ भी होगा, 100 इससे भी लिए 100 इससे भी लिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस एज जैसा था वैसा ही रहेगा, एज इट रहेगा। यानी कि ये डिफरेंस इस कांस्टेंट पर भी बनेगा। तो डिफरेंस इस कांस्टेंट पर कैसे बनेगा, हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। 3 और 5 है, यहाँ a मान लीजिए ये b है और ये घटाए हैं 100 और 100, तो 1 क्या मिला है, 5 मिला है। क्या इनका डिफरेंस इक्वल है, ये 2 है जी, ये 4 है जी, क्या ये सही है, नहीं है। डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए था। जब डिफरेंस नहीं बदलेगा ना, तो इस 2 को हमें 4 करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा 2 से गुना। जब 2 से गुना करेंगे, जैसे ही 2 से गुना करेंगे, ये होगा 10 और ये होगा 3 दूना का 6, ठीक है ना। जैसे ही होगा गुना, अब ये वाला रेशियो क्या हो जाता है, कट जाता है जैसे ही गुना करते हैं। अब देखिए 10 बन गया है 5 या 6 बन गया है 5, दोनों साइड से 6 बन गया है 1, दोनों साइड से तो 5 ही माइनस हो रहा है। ऑब्वियसली रेशियो में कितना कमी हो रहा है, 5 का। यही 5 किसके बराबर है, तो रेशियो 5 के बराबर। एक्चुअल में हमने 100 घटाया है, 1 बराबर कितना होगा 20। तो आपसे बोला था कि a कितना है, b कितना है, तो a कितना है 6 बराबर कितना होगा 120, और b बराबर कितना होगा, तो b है 10, और 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। कोई दिक्कत, a का इनकम b का इनकम आ गया। ये डिफरेंस वाला रूल पर बन गया ना कि अगर दोनों में से समान राशि घटा देते हैं, समान राशि जोड़ देते हैं, तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका तो ये भी होता है, हम आपको बताए थे जो सवाल 1 इज कांस्टेंट बन रहा है, डिफरेंस इज कांस्टेंट बन रहा है, सम इज कांस्टेंट बन रहा है, वो सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और राउंडर कंसेप्ट है, हर वो कंसेप्ट को छुपाकर आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आप देखिए ये भी कर सकते हैं कि ये वाला 3 था, इसमें से 100 घटाएं तो ये आया है, यानी कि ये हमारा बन गया है इनिशियल रेशियो। ये क्या है, इनिशियल, शुरुआती में जो रेशियो होता है, जो संख्याएं दे रहती हैं आप, अगर आपके जो भी सवाल में, उसको बोलते हैं शुरुआती। यानी कि इसी शुरू वाले रेशियो में ना 100 घटाएं तब जाके ये हमको मिला है। जो मिलता है उसको बोलते हैं फाइनल। जो हमारा दिया हुआ है वो हो गया इनिशियल, और जिसमें हमने घटाया है, जोड़ा है, उसके बाद जो रेशियो मिला है उसको बोलते हैं फाइनल। फाइनल को हमेशा
हमेशा नीचे लिखा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है तिरछा तिरछी। तिरछा तिरछी कहने का मतलब होता है इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। जैसे ही आप गुना करेंगे ये क्या आएगा 15, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा 5। अगर आप इसको इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए तो ये कितना आएगा 500, और ये वाला कितना आएगा 100। आपको बोले थे गुना करने के बाद गुना करने के बाद गुना करने के बाद इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इनका डिफरेंस है 400 और इनका डिफरेंस बताइए कितना है जी, डिफरेंस कितना है, तो रेशियो 10। हम कह सकते हैं कि रेशियो 10 ही बराबर है 400, तो रेशियो 1 बराबर कितना होगा, तो 40 होगा। अब आपसे ए का इनकम पूछा है तो ए का है 3 बराबर कितना होगा 120। बी बराबर पूछा है 5, तो 5 का कितना होगा, तो 5 का है हमारा 5, तो ये 5 है तो 5 का कितना होगा 200। देखिए तो यहाँ भी 120, 200 आया था, 120 200 दोनों से तो एक ही आया, हर तरह से एक ही आ सकता है। अब आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सा रूल को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। बात समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक इनिशियल रेशियो दिया हुआ रहता है, उस इनिशियल रेशियो से कुछ प्लस या माइनस जो कुछ भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में तो हमारा एक इसमें था कि कोई एक ही में जुटता है या घटता है। 1 इज कांस्टेंट वाला में डिफरेंस इज कांस्टेंट तो तब होता है जब हम इक्वल अमाउंट, यहाँ पे एक बाउंडेशन है कि इक्वल अमाउंट घटे वो भी दोनों में, या इक्वल अमाउंट जुटे वो भी दोनों में, तब हम लगाते हैं डिफरेंस इज कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था दोनों से 100 रुपये माइनस हो रहा था। सम इज कांस्टेंट तब लगता है जब किसी एक में प्लस हो रहा है, जितना पैसा उतना ही पैसा दूसरा में माइनस हो रहा है, तो उस केस में उन दोनों के बीच का जो सम है वो नहीं बदलता है, क्योंकि एक के पास जितना जा रहा है उतना दूसरे के पास तो आ ही जा रहा है। तो उस टाइप में ये सम इज कांस्टेंट वाला लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी एक में कितना भी मन करे जोड़ दो, दूसरे में जितना मन करे घटा दो, या दोनों में जितना मन करे जोड़ो, या दोनों में जितना मन करे घटा दो। वैसा केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इनिशियल रेशियो का, और ये जो 1 आता है ना, ये जो रेशियो 1 है, ये जो रेशियो 1 का वैल्यू है वो हमेशा इनिशियल जो रेशियो है उसी का फैक्टर होता है ना। ये याद रखिएगा, इनिशियल जो रेशियो है उसी का फैक्टर होता है। ये कहने का मतलब होता है कि जब 1 बराबर आ गया तो 3 बराबर इनिशियल रेशियो का निकाल सकते हैं, 5 बराबर। अब ये इसको नहीं निकाल सकते, इस 1 के सहारे से आप फाइनल रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है वो 1 नहीं है, एक्चुअली में x है, और x किसके साथ रहता है, तो ये वाला a के साथ रहता है, यानी कि पहले वाला के साथ रहता है। देखिए तो x हमारा किसके साथ है, तो ये शुरू में जो इनिशियल रेशियो था उसी में था, इसमें तो x है ही नहीं। क्या x का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा जो कुछ भी, क्या हम उस x के सहारे ये निकाल सकते हैं? नहीं, जिसके साथ x है उसी को निकलेगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेशियो 1 बराबर निकलेगा उसका गुना सिर्फ इनिशियल रेशियो में होगा, उससे सिर्फ हम इनिशियल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइनल रेशियो का नहीं। समझ गए बात को। वो जो होता है हमेशा इस 1 के सहारे सिर्फ हम a का इनिशियल वैल्यू जो है यही निकाल सकते हैं। 3 और 5 का वैल्यू, 1 और 5 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 1 और 5 का वैल्यू अब आपसे पूछेगा बताइए a का एक्सपेंडिचर कितना है। अब a जब कमाता है 120 रुपया, खर्च कर दिया है हमारा, सेव करता है 100 रुपया, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो ये 120 माइनस 100 कर दीजिए तो ये वाला आ जाएगा 20। अब b का कितना एक्सपेंडिचर है, तो b का हमारा इनकम कितना है 200, ये बचाता कितना है 100 रुपया, तो खर्चा कितना करता होगा, तो ऑब्वियसली 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपया। यानी कि हम जो कुछ भी आएगा उसमें से ये वाला घटा देंगे, या जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, उसके बाद वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि इसी से कंपेयर कर देंगे डायरेक्ट, इसको नहीं कंपेयर किया जाता है। ये एक्चुअली 1 नहीं है, आप इसको x मानिए, x बराबर आया है 40, तो हम 3x 5x यही निकाल सकते हैं। ये हमारा x नहीं है, ये कुछ और है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये इसके साथ x नहीं है, x हमारा इनिशियल वाले के साथ रहता है। बात समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मूल चीज़ समझे आप। यही छोटा सा बात को आप अगर आप कॉपी में लिख लेंगे, हेडिंग दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ नोट्स, एक सवाल लिखिएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कुछ भी काम होता है कि एक इनिशियल रेशियो होता है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं दोनों में, कुछ भी दोनों में घटा सकते हैं, एक में जोड़ सकते हैं, एक में घटा सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारा रेशियो 1 निकलता है वो हमेशा मल्टीपल बनता है किसका, इनिशियल रेशियो का बनता है। फाइनल रेशियो से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक जो है x के बराबर है, x होता है इनिशियल के साथ, ना कि फाइनल के साथ। समझ गए बात? इतना समझ में आया ना आपको? चलिए आते हैं सेकंड सवाल पर। कुछ और 2-3 अच्छे सवाल करते हैं हम
किसी क्लासरूम में, इस सवाल का यही था कि किसी क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 था। यदि 50 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाएं और 50 लड़कियां कक्षा में आ जाएं, तब उनका रेशियो हो गया 9:7। तो बताइए शुरुआती में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड स्टूडेंट कितने थे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, ये भी पूछ सकता है कि टोटल, या फिर इंडिविजुअली कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। ऐसा सवाल बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स पूछ रहा है। सवाल इतना सा होता है कि देखिए लड़का और लड़कियों का अनुपात था इतना। अब आप यहाँ से देखिए उस सवाल को सोचिए कि इसको हम किस किस नियम से, आपके पास बहुत सारे हथियार है, आप किस हथियार का इस्तेमाल करके इस सवाल को बना सकते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहला इस्तेमाल यहाँ तो हम बेसिक वाला भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये x होगा, ये 3x होगा, तो ये वाला हो गया 5x, और यहाँ से ये 50 माइनस हो जाएगा, और यहाँ वाला ये क्या होगा 3x। तो यहाँ से वाला में लड़कियाँ वाला में 50 ऐड हो जाने के बाद नया रेशियो बनता है 9:7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद x का वैल्यू लाइए। तो लड़का x का वैल्यू को हम लोग 5 3 8 से गुना कर देंगे। टोटल स्टूडेंट तो 5 3 8, 8x से 8x बराबर निकाल लेंगे। एक तो तरीका बेसिक है कि इसको x ले लीजिए, 5x 3x, इसमें से हमको जो कहा है 50 माइनस कीजिए, 50 ऐड कीजिए, उसके बाद जो फाइनल रेशियो मिलता है ये, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप इस सवाल को देखिए, दोनों में इक्वल अमाउंट, एक प्लस एक माइनस हो रहा है। तो एक तो ये भी तो बात हो सकता है कि जब दोनों में इक्वल अमाउंट हो रहा है, घट रहा है, हम अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि जब दो रेशियो में से किसी एक में जितना घटे उतना ही दूसरा में बढ़ जाए, तो दोनों के बीच का जो भी होगा, मान लेते हैं इन दोनों के पास अभी 800 रुपया होगा, एक 50 गया 50 आ गया, तो अभी भी तो 800 रुपया होगा ना इन दोनों के पास, सम मिलाएंगे तो, यानी कि सम ऑफ रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए था। सम ऑफ रेशियो क्या चेंज है यहाँ पे, हम देखते हैं क्या ये चेंज है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 3 8 रुपया था जी, और ये 8 8 कितना है, 9 7 कितना है, 16 रुपये। देखिए तो सम ऑफ रेशियो तो चेंज है, गलत चीज़ है ना ये। जितना अमाउंट किसी से निकल जाता है उतना ही अमाउंट दूसरे के पास आ जाता है, तो दोनों का सम कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा 2 से। इस पूरे रेशियो को जब 2 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 3 दूना का कितना होता है 6, यहाँ से कितना आएगा 10, और जैसे ही ये गुना होगा ये वाला का रेशियो का खेल खत्म, ये रेशियो का खेल खत्म। अब आप देखिए 9 बन गया, 10 बन गया है 9, या 6 बन गया 7, इधर 1 ज़्यादा मिल रहा है हमको तो इधर 1 कम मिल रहा है। या दोनों साइड से हम किसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे 6 बन गया 7, यानी कि रेशियो 1 बढ़ गया है, और रेशियो 1 ही जो है 50 के बराबर है कि नहीं। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि 10 और 6 16, यानी कि अब हम इसको नहीं लेके चलेंगे, जो नया रेशियो है उसी से 10 और 16, यानी कि टोटल आपसे पूछा था, टोटल बराबर 10 और ये कितना होगा 6 16, 16 बराबर कितना होगा 1 बराबर इतना है, तो 16 बचे कितना होता है 80, 800 होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक तो ये तरीका हो गया सम। देखिए सम, जहां पे हम लोग सम इज कांस्टेंट लगा रहे थे वहां भी हमने, अब हम यहाँ पे क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। देखिए पहला ये था, है ना, दूसरा ये खुद है, और एक तीसरा अब हम लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शुरुआती रेशियो कितना था, बॉयज है और गर्ल्स है, शुरुआती रेशियो कितना था, तो बॉयज और गर्ल का 5:3 था, है ना। फाइनल रेशियो को क्या मिल गया, तो 9:7 मिल गया। कैसे मिला है, तो एक में हमने 50 माइनस किया है और दूसरे में हमने 50 क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आप इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, 7 5 कितना होता है, 7 5 35 होगा यहाँ पे, और ये वाला 9 3 कितना होगा 27 होगा जी। इसको इससे गुना करो, इससे गुना करो, देखिए तो 7 5 35 350, है ना, और इसको 9 5 कितना होता है 45। ये अब देखिए बोले थे कि दोनों का डिफरेंस बराबर होता है, अगर इसको इसका डिफरेंस निकालें 27 और 35 के बीच में कितने का गैपिंग है, तो 5 3 8 का गैपिंग है, यानी कि रेशियो 8 बराबर ही है। इन दोनों का गैपिंग है 8, इन दोनों का गैपिंग है 8, और इन दोनों का गैपिंग कितना है, तो ये माइनस से पहले 0 पर जाएगा 350 और फिर प्लस में, यानी कि दोनों ऐड हो जाते हैं। जब प्लस माइनस में हो तो दोनों ऐड हो जाएगा, अगर प्लस प्लस में है तो घटेगा, माइनस माइनस में तो घट जाएगा, यानी कि 4 3 7 800 है ना। रेशियो 1 बराबर कितना है 100। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, 5 और 3 टोटल नंबर ऑफ, तो यही होगा ना स्टूडेंट 5 3 8, यानी कि अल्टीमेटली हमें 8 ही बराबर निकालना था, तो 800 ही निकल जाता, कुछ हमें 1 और ये निकालने की जरूरत नहीं था। देखिए यहाँ भी 800 सम इज कांस्टेंट वाला रूल से बन गया। और थर्ड रूल हमने बताया, हम आपको पहले ही कह रखे हैं कि जो सवाल 1 इज कांस्टेंट, जो सवाल डिफरेंस इज कांस्टेंट, जो सवाल सम इज कांस्टेंट पर बनेगा, वो सारे सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर भी बनेंगे। आपको हम 3 नियम से बता दिए कि ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया सम इज इक्वल, और ये आपका बेसिक सा सवाल, बेसिक सा रूल जो हर कोई बना सकता है। आइए
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, इतना है 1554 टोटल किसी कक्षा में 1554 लड़के लड़कियां थे। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो था उस क्लासरूम में 4:3 था जी। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे, हमें पता ही नहीं कितने लड़के छोड़ दिए, क्लास छोड़ के चले गए, और कुछ लड़कियां जो है नहीं, क्लास छोड़ी नहीं और आ गई, तब उनका रेशियो हो गया 7:6। तो बताना है कि कितने बच्चे यानी कितने लड़के क्लास छोड़कर चले गए। आपको ये सवाल बन सकता है। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे तो दोनों चीज़ में जुटा हुआ दिख रहा था, एक घटा एक जुटा। यहाँ पे यही निकालना है कि आखिर कितना गया, आखिर 4 में आखिर 4 और 3 जो है इसमें तुमको पता है कि 30 ऐड हुआ है तब ये 6 बना है, इसमें क्या घट गया आखिर कि ये ऐसा हो गया, ये 7 बन गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, मल्टीप्लाइड करिए इसको इससे, जब इससे इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24, इसको इससे गुना करेंगे तो 7 21 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ, यानी कि -6 आएगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे 7 कितना होता है, 21 होता है। हमें x का वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना जी, और इन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो रेशियो कितना है, 27 और 24 के बीच में 4 3 7 होता है ना। रेशियो 3 बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों का। देखिए हम अभी आपको बताए थे कि अगर एक माइनस में एक प्लस में हो तो दोनों ऐड हो जाता है, अगर दोनों प्लस में होगा तब घटेगा, और दोनों माइनस में होगा तो ऑब्वियसली घटा कर ही डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन माइनस प्लस में होने से एक माइनस से पहले तो 0 तक जाने में और फिर 0 के आगे जितना दिया हुआ वो, यानी कि जुटेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 210 + 6x। अब हम कंपेयर कैसे करें, जब तक ये रेशियो 3 को हम जब तक रियल वैल्यू में नहीं चेंज कर देते हैं ना, तब तक तो हम कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम ना इससे घटा सकते हैं, ना इसको घटा सकते हैं, ना ही हम इसके साथ x ले सकते हैं। तो अब ये कैसे आ पाएगा रेशियो 3? तो देखिए एक जो ये वाला दिया हुआ है 1554, आखिर इसका भी तो इस्तेमाल है, तभी तो ये दिया है, आखिर वो किसके बराबर है? तो हम जानते हैं टोटल स्टूडेंट के बराबर दिया हुआ है, यानी कि टोटल स्टूडेंट 4 और 3 कितना है, 7 है, यानी कि ये जो है रेशियो 7 ही बराबर है। सो 1500 कितना है, 54 है। रेशियो 1 बराबर कितना होगा, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 222 के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो 3 बराबर कितना होगा जी, तो 3 बराबर होगा 666 होगा कि नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 666 बराबर 210 प्लस कितना 66। अब यहाँ से ये घटेगा तो जैसे ही होगा 456 बराबर क्या आएगा 66, और x बराबर कितना आएगा, 7 6 कितना होता है 42, 3 आएगा, 6 6 कितना होगा 36, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द क्लास इज 76 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ समझने में? देखिए सवाल इतना सा था, कितना सा था, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था हमारा क्लासरूम का 1554 था, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था। तो हम इतना तो कह सकते, आपसे यहीं तक पूछता और बोलता कि बताइए कितने लड़के कितने लड़कियाँ। तो 1554 को आप कंपेयर करते 4 दिन 7 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, तो टोटल 3 बराबर कितना, हम तो 3 तो यहाँ के हिसाब से, चूंकि यहाँ जरूरत था रेशियो 3 का, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ से इसको गुना किए, इसको इससे गुना किए। ये हमारा इनिशियल शुरू में था यही ना, लड़के और लड़कियाँ शुरू में इतने थे, इसमें से कुछ गया, इसमें कुछ आया, तब हमारा रेशियो नया वाला ये आया। जो नया वाला रेशियो प्लस माइनस करने के बाद आता है उसको फाइनल रेशियो बोलते हैं, आपको पता है। इसको इससे गुना किए 24 को इससे क्या होगा, अरे 7 21 होगा ना जी। देखिए सॉरी, यहाँ पे 7 21 होगा, अल्टीमेटली 21 आएगा। अभी भी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 ही आएगा। चलो मेरा काम ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, अभी भी रेशियो हमारा इन दोनों का 21 और 24 का डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यानी कि 3 बराबर यहाँ पे भी 3 ही आएगा, और ये वाला दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ से हमारा 76 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम 3 का वैल्यू यहाँ से ले आए, ये जो 1554 है उसके हिसाब से। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सीजीएल के पेपर में देखा गया है, मेंस में। पास और फेल स्टूडेंट का नंबर ऑफ दिया हुआ है कि एक कक्षा में हमारा 25 लड़के पास हुए और 4 लड़के फेल हो गए। ये रेशियो में है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर 100 अगर ये हो गया तो ये हमारा वही 4 गुना 16 फेल होगा, 100 में 4, ठीक है। यदि 5 और अधिक परीक्षा दी होते, अगर ये सवाल ऐसा था कि देखिए इसको समझा देते हैं ऐसे ही। ये सवाल आपको दिख रहा होगा भी कि कक्षा में पास और फेल स्टूडेंट का जो है 25 और 4 था, ठीक है। अगर 5 और स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दिए होते, यहाँ कह रहा है कि 5 स्टूडेंट और एग्ज़ाम दिए होते और फेल 2 लड़का अगर कम हुआ होता, तब जो होता पास और फेल का रेशियो 22:3 हो जाता, ठीक है।
तो हमारा देखिए तो दिया हुआ है 5, ये यानी कि 5 और दिया होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर 5 और वृद्धि हो जाता और फेल होने वाले की संख्या 2 अगर कम होती, यानी कि फेल होने वाला लड़का 2 और कम होता, तब जाके पास और फेल का रेशियो जो बनता 22:3 बनता। तो ये तो हमारा 5 किस में घटने वाला, ना ही पास में घटा सकते हैं ना फेल में, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से बोल रहा है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही अगर हम बढ़ा दे 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि टोटल क्या रेशियो क्या है, तो टोटल का हो जाएगा 25/4 कितना होता है 29, यानी कि उस 29 में अगर हम रेशियो 29 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं और फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं तो 2, यानी कि फेल रेशियो में कितना है 4, अगर 4 रेशियो 4 में 2 और कमी हो जाती, 2 स्टूडेंट अगर एक्चुअल में कम जाते तो हमारा फेल वाला हो जाता कितना 3 हो जाता। तो यहाँ पे हम किसको किसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ से टोटल स्टूडेंट, और चूंकि ये जो रियल वैल्यू दे रखा है 5 और 2, ये किसका है, एक तो है टोटल स्टूडेंट का और एक है हमारा फेल वाला का, तो हम टोटल स्टूडेंट का ले लेते हैं और रेशियो किसका ले लेते हैं फेल वाला का ले लेते हैं। टोटल स्टूडेंट देखिए तो 25 और 4 कितना है 29 है जी, 29, और फेल टोटल कितना है 4 है। अब जब इसमें से 5 और हमारा क्या हो गया है, 5 हमारा पास क्या हो गया है, 5 और अधिक दिए होते और 2 कम फेल हुए होते, 2 इसमें से घटता, तब जाकर हमारा फाइनल रेशियो बन गया है 22:3, यानी कि ये वाला बन गया है 25। टोटल यहाँ पर 22/3 कितना होता है 25, और फेल कितना होगा 3 होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्यों ये 5 को देख के हमें टोटल स्टूडेंट का लिए लेना पड़ रहा है हमारा रेशियो, ना कि हम पास वाले को ले रहे हैं, क्योंकि 5 वृद्धि हो रहा है टोटल स्टूडेंट में ना कि पास वाला में, 2 की कमी हो रही है सिर्फ फेल वाले में, तो इसीलिए हमें फेल और टोटल स्टूडेंट का रेशियो लेना पड़ रहा है, पास और फेल का नहीं लेना पड़ रहा है। क्यों समझ रहे हैं, क्यों हम आखिर टोटल स्टूडेंट और फेल का रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा दिया हुआ है हमारे पास 5 जिसमें ऐड करने की बात कर रहा है वो टोटल स्टूडेंट में बोल रहा है, और जो 2 कम करने की बात हो रही है वो टोटल फेल स्टूडेंट में किया जा रहा है। तो हम पास वाला का रेशियो क्यों लें, क्योंकि पास वाला से रिलेटेड तो कोई सवाल ही, कोई हमारा आंकड़ा ही नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना, 25 चौके कितना होता है 100, इसको इससे गुना करना है तो 97 होगा। देखिए 30 को गुना कीजिए 3 से तो 90, चूँकि 3 कम है, एक कम होगा ना, तो यानी 90 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा 87, ठीक है ना। इसको इससे गुना करेंगे तो 25 दुना का कितना होगा 50 माइनस में, और इसको इससे गुना करेंगे ये वाला 3 को तो 25 कितना होता है 15। अब आप देख लीजिए यहाँ इस दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 87 और 100 के बीच का अंतर जो होता है वो होता है 13 का, 13 ही बराबर है इन दोनों का बीच का कितना है तो 50 पर माइनस प्लस में होता है तो जुड़ जाता है, यानी कि 65, यानी रेशियो 1 बराबर कितना है 5 है जी। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट शुरुआती में कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 29 ही था। अब 29 बराबर क्या होगा, तो 29 बराबर होगा 145। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक समझने में? इसी से रिलेटेड सेम यहीं पर बस डाटा चेंज होगा, आपका एक सवाल वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप उसको सोचिएगा कि आखिर यहाँ पे 2 सवाल आपको देंगे, दोनों सवाल आप बना कर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। हम यहाँ पे क्यों टोटल स्टूडेंट और फेल का रेशियो लिए, ये आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दे के सोचिएगा, है ना, थोड़ा सा जोर दे के सोचिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए ना, तो हर सवाल रेशियो का मैक्सिमम सवाल या कोई भी चैप्टर का हर सवाल आप इसी तरीके से गुना भागा मल्टी में, लगता है जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं, सवाल नहीं है, मजाक है, ये मजाक टाइप में। मैथ्स को कभी सीरियसली मत लिया कीजिए, मैथ्स मतलब मजाक होता है, ठीक है ना। हंसी मज़े में अगर आप सीख लिए ना तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। सीरियस लेकर पढ़ेंगे कर यार मैथ्स है, अगर ये भावना के साथ पढ़ेंगे कि मैथ्स है यार हमसे तो होता ही नहीं, तब नहीं होगा। मैथ्स को बिल्कुल आप रीजनिंग के जैसा देखिए, मान लीजिए कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग के नज़रिए से देखेंगे ना, रीजनिंग कभी आपको टफ लगता है, लोग रीजनिंग तो क्लास भी नहीं करना चाहता, क्या है रीजनिंग का कौन सा क्लास करें हम, तो ठीक वैसा ही आप सोचिए मैथ्स का क्लास करना जरूरी भी नहीं पड़ेगा आपको। यदि आप मैथ्स को मैथ्स के नज़रिए से ना देख के उसको रीजनिंग के जैसा सोचेंगे कि ये तो रीजनिंग है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वो बहुत छोटे छोटे, हम आपको धीरे धीरे करके हर टॉपिक का एक एक कंसेप्ट बताएंगे। हम पूरे टॉपिक तो नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, पढ़ाना देखिए अभी हम जो करवाते हैं वो पढ़ाते नहीं आपको, हम एक छोटे छोटे कंसेप्ट को आपके सामने लाते हैं कि देखिए ऐसा कंसेप्ट होगा। हम एक जो कंसेप्ट बताते हैं वो 50 सवाल पर लगता है। हम ये अगर सवाल आपको बताए हैं तो मान के चलिए कि ये एक सवाल नहीं बताएं, ये आपको इससे रिलेटेड हर टाइप का सवाल 30, 20, 40, 50 जितने भी सवाल आते हैं सब बता दिए। एक एक सवाल को डिस्कस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड आपको पता ही है इस पर कितना कौन सा मज़ा आता है पढ़ाने में से। तो ब्लैक बोर्ड जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, मेरे पास भी आने वाले टाइम में हो जाएगा, इसका
कोई चिंता की बात नहीं है। जब हो जाएगा तो एक एक छोटे छोटे सवाल के आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए इस पर रिलेटेड ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। अभी हम सारे सवाल को यहाँ पे टाइम का अभाव है, सारे सवाल को यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। जब डिजिटल बोर्ड होगा ना तो उस पर आपको सारा चीज़ बताएंगे कि देखिए ऑप्शन से कैसे इस सवाल को हम ऑप्शन देख के कैसे सवाल को बना देंगे, कैसे हम ऐसा ही बस देखें और समझ गए क्या है, अच्छा ये ऐसा बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जब सवाल आंख के सामने होगा ना तो बहुत सारी चीज़, जब सवाल आंख के सामने होता है तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि सवाल के साथ सिर्फ सवाल नहीं होता, उसका डाटा बहुत कुछ कहता है, उसका ऑप्शन बहुत कुछ कहता है। तो एक सवाल को उसके डाटा और उसके ऑप्शन को भी देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में। अभी आप इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को आप कॉपी पर जरूर नोट किया कीजिए। अगर आप सच में इतना टाइम देते हैं तो कुछ टाइम और दीजिए और एक कॉपी बनाइए। आप ऐसा पढ़िए कि कल के डेट में किसी टीचर से आपको ज़रूरत ना पड़े फिर से पढ़ने की। ये आदत आप छोड़ दीजिए। बस एक बार पढ़ो, फर्स्ट एंड लास्ट, ख़त्म। एक ही बार पढ़ो, ख़त्म। ठीक है, आपको 2-3 सवाल देते हैं, आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना, हम सारे कमेंट को देखेंगे और देखते हैं कौन कौन आपका सही सवाल का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में कि आखिर कॉइन्स वाला क्या खेल है, कैसे कॉइन्स वाला सवाल बहुत जो लेंदी टाइप का दिखता है उसको कैसे हम इजीली कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने मेंटल तरीके से उसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका इतना प्यार के लिए। थैंक यू, जय हिंद।